राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और अब उनके मरने के बाद मैंने ही संभाला हुआ था। एक दिन सड़क पर एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी भीख मांग रही थी। वह देखने से भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था वह पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की हो। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसे भीख मांगने की वजह पूछी। उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी, मेरी माँ के सिवाय मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। उस लड़की ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज के पैसे नहीं हैं। मैंने उसे तुरंत गाड़ी में बिठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी माँ की हालत सच में बहुत ख़राब थी। मैंने उसे अस्पताल में एडमिट कराया और सारा खर्चा स्वयं किया। जब उसकी माँ ठीक हुई तो मैं खुद उन्हें उनके घर छोड़ आया। वह लड़की बहुत खुश थी और बार बार धन्यवाद कर रही थी। उसने अपना नाम सीमा बताया। उसकी माँ के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं है। मैं सीमा को पसंद करने लगा था। 2-4 बार मिलने के बाद ही मैंने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। वह रोज़ मेरे ऑफिस में आने लगी। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई और 1 महीने के अंदर ही मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह हैरान हो गई कि मेरे जैसा अमीर पैसे वाला आदमी उस जैसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी माँ को भी कोई परेशानी नहीं थी, वह भी खुश थी। मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी एक बड़ी बहन थी। वह रिश्ता लेकर सीमा के घर गई। दीदी ने कहा उन लोगों की बहुत डिमांड है। उनका कहना है तुम्हारा भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले मेरी बेटी के नाम अपनी आधी जायदाद करे। वह ऐसी औरतें नहीं हैं जैसा तुम उन्हें समझते हो। मेरी दीदी की यह बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सीधा ही सीमा के घर पहुंचा और मैंने सोचा मैं स्वयं ही सीमा और उसकी माँ से बात करूंगा। मैंने सोचा सीमा की माँ को अपनी बेटी के भविष्य की कुछ चिंताएं होंगी, इसलिए वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहती होगी। और मैं उनके घर गया। मैंने देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ किराए पर रहते थे और कल ही हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत परेशान था। मैं सोच रहा था सीमा तो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी और उसकी माँ भी, तो वह घर छोड़कर क्यों चली गई। मैं पागलों की तरह सीमा को ढूंढ रहा था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वह लड़की मुझे दोबारा नहीं मिली। पूरे दिल्ली शहर में ढूंढा मगर पता नहीं कहाँ चली गई। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए थे। उसका नंबर भी अभी तक बंद था। मैं हैरान था कि वह खुश नहीं थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की थी और शहर छोड़ने का क्या मतलब था। मेरी दीदी मुझसे कहती है कि कुछ लोग इसके काबिल नहीं होते कि उन्हें इतनी इज्जत और सम्मान मिले। तुम्हारा दिल साफ है, तुम हर किसी को अपनी तरह समझते हो और हर किसी पर विश्वास कर लेते हो और वह किसी और लड़के की खातिर तुम्हें छोड़कर चली गई है, इसलिए तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। मैं खुद एक प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। मैंने दीदी से कहा कि सीमा मुझसे शादी करने के लिए बहुत खुश थी, भला वह किसी दूसरे लड़के की खातिर क्यों छोड़ देगी। दीदी ने कहा हो सकता है उसे तुमसे भी अमीर लड़का मिल गया हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बहन मेरी माँ के सम्मान थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने सीमा की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसको भूल जाना आसान नहीं था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था। लड़की तो मेरे पीछे दीवानी थी, मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करती थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के रूप में एक सादी सी लड़की चाहता था जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। मैंने सीमा को तलाश करने में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। न जाने वह दुनिया के किस कोने में जाकर छुप गई थी। 2 साल गुजर गए और जब दीदी ने एक दिन कह दिया कि मैं अब तुम्हारी शादी करके ही रहूँगी, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे जीजू और मैं इस घर में रह रहे हैं, अब शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर कब तक यहाँ पड़ी रहूँगी। मेरी दीदी और उसके पति इसी घर में रहते थे। वह मेरी सौतेली बहन थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पापा की 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी अपने घर वालों की मर्जी से और दूसरी शादी खुद अपनी पसंद से की थी।
पापा की पहली पत्नी से एक बेटी थी जो मेरी दीदी थी, वह मुझसे 8 साल बड़ी थी, और दूसरी पत्नी से मैं था जिसे पापा ने पसंद करके शादी की थी। जिस दिन पापा मेरी माँ को अपने घर लेकर आए थे तब मैं 2 साल का था। पहले तो दादा ने पापा का बहुत विरोध किया था, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने उन्हें इस घर का वारिस दिया है तो उन्होंने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया था, और फिर मैं और मेरी माँ वहीं रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने ख़ानदान वालों से प्यार मिलता गया, लेकिन मेरी दीदी मुझसे चिढ़ती थी। वह कहती थी कि तुम तो बहुत मनहूस हो, जब से आए हो मुझसे ज़्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारे आते ही सब ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दीदी मुझे मारा भी करती थी तो मैं पापा से शिकायत लगाया करता था, और पापा कहते कि तुम दोनों बहन भाई हो, अलग अलग हैं तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरी ही औलाद हो। अगर ऐसे लड़ते रहोगे तब क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे कितने बदतमीज़ हैं। मैं पापा से कहता कि मैं दीदी से नहीं लड़ता, वही मुझसे झगड़ा करती है। और मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी कि कोई भी औरत चाहे वह घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी है, कभी कुछ कह दे तो चुपचाप उसका कहना मान लेना, और कभी उससे बहस मत करना। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, और जब एक दिन माँ सीढ़ियों से गिरी, उनके सर पर गहरी चोट लगी और 2 दिन सांस तो लेती रही, मगर तीसरे दिन ही वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस समय मैं 11 साल का हो चुका था। अगले 2 सालों में ही दादा और दादी भी चले गए थे। इन तीनों की मौत से पापा बिल्कुल टूट कर रह गए थे, और वह मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। और मेरी बड़ी माँ से कहते कि अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह पापा के सामने मुझे बहुत प्यार से बात करती, और जब पापा कमरे से चले जाते तो मुझसे कहती कि तुम मेरी सौतन की औलाद हो, अपनी माँ के साथ ही मर जाते तो अच्छा होता। मेरी माँ पापा को बताया करती कि जब से हम इस घर में आए हैं मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। कभी कोई फ़ोन करके मुझे अजीब किस्म की आवाज़ में डराता है। मुझे माँ की बातों पर विश्वास था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था। मैं जानना चाहता था, लेकिन तभी उन्हीं दिनों अचानक मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। वह सीढ़ियों से गिर गई थी। सबने कहा था मेरी माँ को दिमाग की समस्या है, इसी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वह सीढ़ियों से खुद ही गिर गई होगी। जब मेरी माँ मर गई थी तो किसी को कुछ नहीं गया था। सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे, पर मेरी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। मेरी माँ तो चली गई थी और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। पापा ने मुझे बड़ी माँ यानी मुझे मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था और वह अपने बिजनेस को देख रहे थे। मुझे कोई नहीं संभालता था। मैं नौकरों के सहारे पर था। नौकर भी अपनी मनमानी करते, जब चाहते खाना दे देते और ना चाहते तो भूखा। उनके पीछे पीछे मैं रोता हुआ फिरता रहता। मैं स्कूल से अब कॉलेज पहुंच चुका था जब दीदी की शादी हुई और शादी के बाद भी यही रहने लगी थी, क्योंकि बड़ी माँ अपनी आंखों से उन्हें दूर नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में पापा और बड़ी माँ की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे और गाड़ी की टक्कर एक बस से हो गई और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद सब कुछ मेरी दीदी और मेरे जीजा ही संभाल रहे थे। पापा के वकील ने बताया कि पापा पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर चुके हैं और मेरी माँ इकलौती थी, उनका सब कुछ पहले से ही मेरे नाम पर था। दीदी को पापा ने शादी के समय उनका हक दे दिया था, लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं था। दीदी सदमे में थी, लेकिन मैंने उनका बहुत ख्याल रखा और फिर धीरे धीरे दीदी का व्यवहार मेरे साथ ठीक हो गया। दीदी के अच्छे व्यवहार से मैं बहुत खुश था और दुनिया में मेरा था ही कौन। दीदी से प्यार मिला तो ज़िंदगी में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अब मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रख सकता था। एक दिन दीदी ने कहा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं और तुम्हारे जीजा यहीं रहेंगे। अब माँ बाप के बाद मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा दीदी, आपको कभी भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा यहीं रहे। तब दीदी ने कहा कि क्या पता कल को तुम्हारी
पत्नी आ जाए, वह मुझे इस घर में सहन न करे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इतने साल जिस भाई के घर में रही उसी ने अब घर से निकाल दिया। तो तुम ऐसा करो, घर मेरे नाम कर दो। मैंने कहा, दीदी यह कौन सी बड़ी बात है? यह घर जितना मेरा है उतना ही आपका ही है। यह घर आपके नाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई। समय गुजरता गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर ऑफिस जाने लगा। पापा का बिजनेस संभाल लिया और फिर दीदी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़की से कर दी। शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में गया, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वह मर चुकी थी। मेरे सास ससुर भी वहीं अस्पताल में आ गए थे। उन्होंने पुलिस बुला ली और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ही उनकी बेटी को मारा है। मेरे ससुर ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे पुलिस के पकड़ कर ले गई। बड़ी मुश्किल से 3 महीने के बाद मेरे जीजा ने मुझे जेल से बाहर निकाला। धीरे धीरे मैं इस हादसे को भूल गया था। फिर ज़िंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आ गई थी और फिर मुझे सीमा मिली थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह भी अचानक से गायब हो गई। उसकी मोहब्बत में मैं दीवाना हो गया था। दीदी ने मुझे बहुत समझाया कि सीमा को मैं भूल जाऊं। वह बहुत धोखेबाज और लालची लड़की थी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की लेकर आऊँगी जो तुम्हें बहुत प्यार देगी। और मैं धीरे धीरे सीमा को भुलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर दीदी की जिद पर मैंने दूसरी शादी उनकी एक दोस्त की बेटी से कर ली। मगर हैरानी की बात थी कि शादी की रात मेरी दूसरी पत्नी भी मर गई। मैं बहुत दुखी था। अब तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी। मैंने भी दीदी से साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी, बल्कि मैं यह देश छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। दीदी ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरा एक ही तो भाई है और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। 30 साल की उम्र में ही बहुत कुछ मैंने देख लिया था। मैं इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरा दिल अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हीं दिनों एक बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में आई। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वह मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए मुझसे बोली कि मेरे घर 2 अपाहिज लड़कियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। वह लाचार औरत थी। मेरे जाने के बाद पता नहीं उन अपाहिज बच्चियों का क्या होगा। तुम उनका सहारा बनोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मुझे बूढ़ी औरत पर दया आ गई और मैं उसके साथ गया। जाकर मैंने जैसे ही उन लड़कियों का घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी पहली दोनों पत्नियां थीं। लेकिन उनके आधे चेहरे जले हुए थे और देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। वह तो मर चुकी थी, लेकिन जिंदा कैसे हो गई थी, मैं हैरान रह गया था। जब उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा देखने लगा। वह तो मेरे घर में काम करने वाली मासी थी, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे संभाला था। पापा के समय से ही वह हमारे घर में काम करती थी। मैं उन्हें मासी कहता था। फिर अचानक से कहाँ चली गई थी। मैं हैरान था और अपनी पत्नियों को देखकर परेशान भी था। मैंने मासी से पूछा, यह सब क्या है और यह जिंदा कैसे हुई? यह तो मर चुकी थी। मासी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। मासी ने कहा कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को लेकर घर आए थे तो तुम्हारी सौतेली माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। वह उन्हें दिमागी तौर पर मरीज बनाने पर तुली हुई थी और फिर धीरे धीरे उसे दिमाग का मरीज बना ही दिया। उस दिन अगर तुम्हारी माँ बच जाती तो सबको सच्चाई पता चल जाती। तुम्हारी माँ को एक ऐसी दवा दी जा रही थी जिससे वह अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। यह सब तुम्हारी सौतेली माँ कर रही थी और फिर तुम्हारी माँ की मौत हो गई। उसके बाद वह माँ बेटी तुम्हें ख़त्म करना चाहती थी। तुम्हारे खाने में कुछ ना कुछ मिला कर देती थी, लेकिन मैं वह खाना बदल दिया करती थी। मैं यह सब बड़े साहब को बताना चाहती थी। मैं जब भी उनके पास जाती थी तो कोई ना कोई उनके पास होता। और फिर तुम्हारी बड़ी माँ और पापा की भी डेथ हो गई और सब कुछ तुम्हारी दीदी ने संभाल लिया।
जिस पर तुम्हें अंधा विश्वास है वह ऐसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। उसने जानबूझकर इस घर में रहने का फैसला किया ताकि तुमसे धीरे धीरे करके सब कुछ छीन सके। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तब उन दोनों पति पत्नी ने सोचा क्यों ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए ताकि तुम खुद ही सब कुछ उनके हवाले कर दो। यह देश ही छोड़कर चले जाओ और कभी दोबारा शादी ना करो। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे वह खुद नहीं भागी थी। जिस दिन तुम्हारी दीदी रिश्ता लेकर गई थी उसकी माँ को तुम्हारी बहन ने बहुत ही बेइज्जत किया था और सीमा को धमकाया था। अगर तुम यह शहर छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी और ज़बरदस्ती उन्हें यह शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मैंने घर आकर तुम्हारी बहन से कहा कि बेटी ऐसा मत करो। जब तुम्हारी बहन ने कहा बुढ़िया अपनी औकात में रहो, घर के फैसले सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। समीर ने मेरे बाप की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। मैं गुलाम बनकर रह गई हूँ। इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक था। अगर समीर और उसकी माँ मेरे पापा की ज़िंदगी में ना आते तो यह सब कुछ मेरा होता, लेकिन उसकी माँ ने मेरे बाप से शादी करके सब कुछ मुझसे छीन लिया। लेकिन मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूँगी। और फिर जब तुम्हारी दीदी तुम्हारी शादी करवाती थी तो शादी की पहली रात ही तुम्हारी दुल्हन को दूध में दवा मिलाकर पिला देती, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती। तुम्हारी दीदी ने डॉक्टर को पैसे दिए यह कहने के लिए कि समीर से कहना कि तुम्हारी पत्नी मर गई है। तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी सास ससुर को भी खरीद लिया था। बहुत बड़ी साजिश के साथ तुम्हें जेल भेजा गया था, जबकि तुम्हारी दोनों ही पत्नियां जिंदा थी। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को अपने साथ ले गई थी क्योंकि अब वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। और दूसरी बार भी जब आपके साथ यही हुआ, मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी अपने साथ यहाँ ले आई और इसका इलाज करवाती रही। आधे जले चेहरे के साथ उनके घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया था और इनका आधा चेहरा तुम्हारी दीदी ने ही जलाया था ताकि ज़िंदगी में यह लड़कियाँ कभी तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम इन्हें पहचान ना सको। मौसी की यह सब कुछ बात सुनकर मैं पत्थर बन चुका था। मेरी बहन जिसको मैंने माँ का स्थान दिया था वही मेरी दुश्मन बनी रही। जिस पर मैं अंधा विश्वास करता था, मैं अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर आया, दीदी अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी और उनके पति उनसे कह रहे थे आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। तुम्हारा पागल भाई देश छोड़कर जा रहा है, उसकी टिकट भी हो चुकी है। उसके बाद बिजनेस पैसा सब हमारा होगा। और अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मैंने दीदी से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो तकलीफ़ इन लड़कियों को दी है मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें अपनी माँ के समान समझता था। एक बार साफ साफ कह देती कि भाई मुझे यह सब शानो शौकत दौलत चाहिए तो मैं सब कुछ आपके नाम कर देता। मैंने यह घर आपके नाम कर दिया था। आप अगर मेरी जान भी मांगती तो वह भी आपको मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता था। मेरी माँ तो कहती थी कि बहनें अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाहती। माँ के बाद बहन होती है जो सबसे ज़्यादा अपने भाई से प्यार करती है, पर आपने यह सब क्या कर दिया। मैं रो रहा था और फिर अचानक से एक आवाज़ आई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी अपनी पत्नी को ज़मीन पर पड़े देखकर। शायद मेरे जीजा ने मेरे ऊपर ही निशाना लगाया था और निशाना चूक कर मेरी एक पत्नी के सीने पर जा लगा था। दीदी ने कहा कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत कि तुम सोच भी नहीं सकती। इससे पहले कि दीदी कुछ और कहती, पुलिस आ चुकी थी। पुलिस को मौसी ने कॉल कर दिया था। पुलिस दोनों पति पत्नी को पकड़ कर ले गई। मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी दूसरी पत्नी की सर्जरी करवाई।
अब वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरी दीदी और जीजा जेल में थे। मेरी पहली पत्नी मर गई थी और दूसरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। मेरा औरत जात से विश्वास ही उठ चुका था। मुझे यह सब धोखेबाज लगते हैं। दीदी और उनके पति जेल में थे। दीदी का दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका था। हालात और समय उनके पति को किसी सूरत में बाहर आने नहीं दे रहा था। समय गुजरता गया, जिंदगी रूटीन पर आ गई। जब एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, वह बहुत रोई। उसने बहुत इलाज करवाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा मुझे औलाद की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे शादी का मत कहना। मगर वह औलाद के लिए पागल हो रही थी। जब उसने बहुत ज़्यादा जिद की तो मैं मान गया। मुझे अपनी ज़िंदगी एक तमाशा लग रही थी, पर शादी की रात मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वह लड़की सीमा थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझे दीदी की वजह से छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अपनी पहली पत्नी का बहुत एहसान माना, जिसने मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दी। वह नहीं जानती थी जिसे मैं मोहब्बत करता था वह यही लड़की है। जब मैंने सीमा का घूंघट उठाया तो आंखें झटपटा गई। सीमा भी मुझे देखे ही जा रही थी। सीमा कहती है, जितना मोहब्बत आपको मुझे थी उतनी ही मुझे भी थी, लेकिन आपकी दीदी के मजबूर करने पर मैं अपनी माँ को लेकर चली गई थी। रिया, जो आपकी पत्नी है, वह मेरी सहेली थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उससे बातचीत होना बंद हो गई थी। कुछ ही समय पहले मेरी उससे बातचीत होना शुरू हुई तो रिया को मेरी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। जब मैंने उसके पति की तस्वीर देखी तो मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े थे और मेरी आंखों में चमकते आंसू देखकर वह सब कुछ समझ चुकी थी और उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए जिद करके मना ही लिया। लेकिन मेरी पहली पत्नी के प्रति मेरा प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया था। उसकी वजह से ही मुझे सीमा मिली। उसका जितना धन्यवाद करता उतना कम था। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।